प्रश्न, किसी भी दो देशों के नाम बताएं जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। ए ऑप्शन में दिया श्रीलंका और नेपाल, बी ऑप्शन में दिया पाकिस्तान और भूटान, और सी ऑप्शन में दिया स्वीडन और फिनलैंड, और डी ऑप्शन में दिया दक्षिण अफ्रीका और मालदीव। तो स्वीडन व फिनलैंड ऐसे दो राष्ट्र हैं जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है। दुनिया के दो ऐसे राष्ट्र स्वीडन और फिनलैंड हैं जो जहां पे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है। स्वीडन व फिनलैंड की महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में व राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया का दो ऐसा ही देश है स्वीडन और फिनलैंड जहां पे महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। वहां महिला ही हर चीज में आगे हैं, शिक्षा हो या नौकरी हो, कोई क्षेत्र में भी आगे ही आगे है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा स्वीडन और फिनलैंड। इसका आंसर होगा सी नंबर, स्वीडन और फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन फलों को पकाने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन फलों को पकाने का कार्य करता है। ए ऑप्शन में दिया एथिलीन, बी ऑप्शन में दिया ऑक्सिन, और सी ऑप्शन में दिया जिब्रेलिन, और डी ऑप्शन में दिया ये सभी। कौन सा हार्मोन फलों को पकाने का कार्य करता है। तो एथिलीन हार्मोन कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने एवं उनके संरक्षण में उपयोगी है। एथिलीन जो है फलों को पकाने का काम करता है। यह प्राकृतिक गैस में अत्यधिक मात्रा में तथा कोल गैस में 4 से 6% तक होती है। तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर। इसका आंसर होगा ए नंबर, एथिलीन। आंसर हो जाएगा ए नंबर, एथिलीन। अब यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में इंग्लिश भी पूछे जाते हैं, तो यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं यह आप लोगों को बताने के लिए लाया हूँ। यह बहुत ही आसान है, जो आप लोग समझ पाएंगे इसको आसानी से। तो देखिए, सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, यहाँ पे ए एन और द वर्ण है। तो आप लोग समझ जाएं कि यहाँ इंजीनियर का फर्स्ट लेटर ई है। इंजीनियर का फर्स्ट लेटर ई है जो वॉवेल है। अगर वॉवेल रहे तो एन का प्रयोग करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट रहे तो ए का प्रयोग करते हैं। जिस शब्द के पहले ए एन लगाना हो, अगर उसका पहला लेटर वॉवेल रहे तो एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट रहे तो ए लगाएंगे। तो यहाँ पे इंजीनियर का पहला लेटर ई वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे इसमें आंसर होगा एन। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। बी नंबर आंसर होगा एन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा निम्न का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन में दिया सतत विकास, बी ऑप्शन में दिया आर्थिक बुनियादी ढांचा, सी ऑप्शन में दिया आर्थिक विकास, और डी ऑप्शन में दिया सामाजिक बुनियादी ढांचा।
प्रश्न है, शिक्षा निम्न का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन में दिया सतत विकास, बी ऑप्शन में दिया आर्थिक बुनियादी ढांचा, और सी ऑप्शन में दिया है आर्थिक विकास, और डी ऑप्शन में दिया सामाजिक बुनियादी ढांचा। तो शिक्षा एक सामाजिक बुनियादी ढांचे का उदाहरण है। शिक्षा वास्तव में व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता व उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा निम्न का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सामाजिक बुनियादी ढांचा है। शिक्षा निम्न का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा सामाजिक बुनियादी ढांचा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पत्तों का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा पत्तों का कार्य नहीं है? ए ऑप्शन में दिया प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन में दिया वाष्पीकरण, और सी ऑप्शन में दिया श्वसन क्रिया, और डी ऑप्शन में दिया परिवहन करना। निम्न में से कौन सा पत्तों का कार्य नहीं है? तो परिवहन करना पत्तों का कार्य नहीं है। परिवहन करना पत्तों का कार्य नहीं है, जबकि प्रकाश संश्लेषण करना, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन करना व श्वसन क्रिया करना मुख्यतः पत्तों का कार्य है। जल व अन्य पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पौधों में जो संवहक ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। इसके अतिरिक्त पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक कार्य करता है। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर, परिवहन करना। निम्न में से कौन सा पत्तों का कार्य नहीं है? तो आंसर होगा परिवहन करना, डी नंबर। अगला प्रश्न, कार्बन की सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला कोयले का प्रकार है। कार्बन का सबसे ज्यादा प्रतिशत वाले कोयले का प्रकार है। ए ऑप्शन में दिया है लिग्नाइट, बी ऑप्शन में दिया बिटुमिनस कोयला, सी ऑप्शन में दिया एंथ्रासाइट कोयला, और डी ऑप्शन में दिया सारे कार्बन ईंधन। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। इसका आंसर होगा सी नंबर, एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला कार्बन की सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला कोयले का प्रकार है, तो आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। सी नंबर आंसर होगा एंथ्रासाइट कोयला। कार्बन की सबसे अधिक प्रतिशत वाला कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक होती है तथा इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितना दिन का होता है? लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मतलब हम लोग के शरीर में जो लाल रक्त होता है उसका जीवन काल कितना दिन का होता है? तो ए ऑप्शन में दिया 122 दिन, बी ऑप्शन में दिया 110 दिन, सी ऑप्शन में दिया 120 दिन, और डी ऑप्शन में दिया 112 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर होगा 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 120 दिन, सी नंबर। लाल रक्त कणिकाओं जिसको हम लोग कहते हैं आरबीसी, शॉर्टकट में कहते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत व प्लीहा में होती है।
आरबीसी का मृत्यु यकृत व प्लीहा में होती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण लाल रक्त कणिका का रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगला प्रश्न है, निम्न में एक एंटीबायोटिक है। निम्न में एक एंटीबायोटिक है। ए ऑप्शन में दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन में दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी ऑप्शन में दिया एल्कोहल और डी ऑप्शन में दिया यीस्ट। निम्न में से एक एंटीबायोटिक है। तो आंसर होगा इसका बी नंबर आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। निम्न में से एक एंटीबायोटिक है तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग बैक्टीरियल संक्रमण, मस्तिष्क संक्रमण, क्षय रोग या टीबी, बुखार तथा एंड्रोमेट्रियोसिस नामक बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से एक एंटीबायोटिक है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन में दिया रॉबर्ट हुक और सी ऑप्शन में दिया ल्यूवेनहॉक और डी ऑप्शन में दिया एडम्स। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह हॉलैंड, अभी इसका हॉलैंड का वर्तमान में नाम क्या है? नीदरलैंड। तो ये हॉलैंड के निवासी थे। इसके अतिरिक्त पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तथा कोशिका विज्ञान की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया दूध सहकारी, बी ऑप्शन में दिया अनाज सहकारी और सी ऑप्शन में दिया दलहन सहकारी और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दूध सहकारी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दूध सहकारी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दूध सहकारी। ऑपरेशन फ्लड दूध सहकारी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू की गई थी।